दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट इलेक्शन कंप्लीट हुआ है और उनका ये एक तरफ से आप कह सकते हैं स्टैंड क्लियर हो गया कि वो प्रेसिडेंट बनेंगे अब यूएसए के 20 जनवरी को वो शपथ ले लेंगे। तब से कुछ ना कुछ हर दिन नई चीजें निकल करके आ रही है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे 2016-17 के इलेक्शंस के बाद में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फर्स्ट टाइम अपना टेन्योर स्टार्ट किया था, तो पूरे टेन्योर के टाइम पे हर दिन कुछ ना कुछ गरम गरम खबर आती रहती थी। एग्जैक्टली वैसा ही अभी ये टर्म स्टार्ट हुआ भी नहीं है, तब से ही कुछ नया बार बार निकलता आ रहा है। अभी लेटेस्ट कुछ ये निकल के आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसका हम शॉर्ट फॉर्म अगर निकालें तो इसको बोला जा रहा है डॉज। इस डॉज का काम रहेगा कि कैसे भी करके अमेरिकी सरकारी तंत्र के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे फिर वो लॉज के अकॉर्डिंग हो या फिर कहीं पे एक्सपेंसेस खर्चे के रिलेटेड हो, उन सब को वो टैकल करेगा, ट्रेस करेगा और साथ ही साथ गवर्नमेंट को एडवाइस भी करेगा कि भाई आप जो है इस मामले पर काम करिए। आपको मैं यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि यूएसए के सिस्टम में और हमारे सिस्टम में बहुत ज्यादा फर्क है। वहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पर एक बार अगर किसी इंडिविजुअल ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिए ना, तो फिर बाकी जो डिपार्टमेंट्स है वो डिपार्टमेंट को रन कराने के लिए वो इंडिविजुअल प्रेसिडेंट जो हो गए यहां पे डोनाल्ड ट्रंप है, वो अपनी इच्छा से किन्हीं भी इंडिविजुअल्स को डिपार्टमेंट का हेड बना सकते हैं। इसीलिए हमेशा अमेरिकन सरकार नहीं कही जाती, डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट नहीं बोली जाती है। बोलने को चाहे चुनाव में कितना ही बोल दिया आपकी बार डोनाल्ड सरकार या ट्रंप सरकार, बट वो सरकार नहीं, वहां पर बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वहां पर रन जो होता है सिस्टम वो मोर और लेस प्रेसिडेंट के इर्द गिर्द होता है। प्रेसिडेंट अपने आसपास में उन लोगों को बिठा करके रखते हैं जो उनके बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल इंडिविजुअल है। तो ऐसे में द ग्रेट इलॉन मस्क की लीडरशिप में ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी स्टार्ट करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। इस डिपार्टमेंट को स्टार्ट करने के पीछे के आइडिया की बात करें तो ये अभी का नहीं, पहले भी हो चुका है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। बट आपको आगे बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन देनी है। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स हमारी तरफ से रन कराया जा रहा है। आप 2026 के एस्पिरेंट हैं तो संकल्प 2026 ज्वाइन कर लो अगर आपका मीडियम इंग्लिश या हिंदी है जिसमें आप कंफर्टेबल हो तैयारी में। टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो। इसी तरीके से 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए प्रहार बैच है जो कि इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है, और टाइटन बैच है वो इंग्लिश में है। ऐसे में आप ये 8,000 रुपए की मात्र इस रेट के ऊपर अवेल कर सकते हैं इन फैसिलिटीज को, जिसमें आपको नंबर 1 लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, नंबर 2 सी सेट की क्लासेस भी होंगी, नंबर 3 आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी मेंस आंसर राइटिंग के साथ साथ, और नंबर 4 आपको खुद को रिवाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव जीएस ई बुक्स भी अवेल कराई जाएंगी। एडमिशंस आर ओपन, एक्सप्लोर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर फर्दर डिटेल्स, लिंक भी वहीं पर है। अब देखो, बात ऐसी है कि ये कोई पहली बार किसी अमेरिकन राष्ट्रपति ने नहीं किया है। 1984 में रोनाल्ड रीगन ने भी इसी तरीके का एक अटेम्प्ट उठाया था, जहां पर उन्होंने सरकार के पास में जो टैक्स पेयर्स का पैसा आता है उसको प्रॉपर मैनर में यूज किया जाए, उसके लिए जो भी फिजूल खर्ची है उसमें एफिशिएंसी लाने के लिए इन्होंने एक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया। उस डिपार्टमेंट को नाम दिया गया था प्राइवेट सेक्टर सर्वे ऑन कॉस्ट कंट्रोल। इसका मतलब ये हो गया कि कैसे भी करके आप पैसे को कैसे कम कर सकते हो, खर्चे को। इसमें क्या होता है भाई, सीधी बात है कि जो भी लापरवाहियां बरती जाती है, जो भी एक अननेसेसरी अनवांटेड डिपार्टमेंट हो या कोई खर्चे चल रहे हैं तो उनको बंद किया जा सके। साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं उनको प्रॉपर्ली एफिशिएंटली इंप्लीमेंट किया जा सके। तो इस तरीके का काम पहले भी किया जा चुका है और इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा देखने को मिला था। बट वही बात है कि वहां पर भी एक तरफ तो रिपब्लिकन पार्टी है, एक तरफ डेमोक्रेट पार्टी है, तो दोनों के अपने अपने आइडियाज होते हैं। आज आप देखो कि जब ये डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करने की बात आई तो एलोन मस्क ने एक बात बड़ी गजब की कह दी कि जो यूएसए का टोटल बजट है एनुअल, उसका मैं ज्यादा भी नहीं ना तो 1/3 हिस्सा बचा दूंगा। अब आप 1/3 का मतलब यूएसए का बजट का आप देखो, $6.1 ट्रिलियन का टोटल आउटले है वहां के बजट का, और रेवेन्यू की बात करें तो $4.4 ट्रिलियन। कहां ट्रिलियन डॉलर्स में बात हो रही है, और उसका 1/3 बचा देना। ये आप ये मान के चलो कि जो हमारा इंडियन बजट है उसका ज्यादा भी नहीं तो 3 गुना ये बचाने की बात कर रहे हैं। बचाने की बात हो रही है। अब आप समझ लो कि कितना एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की ये बात यहां पर कर रहे हैं, और इस चीज का इनको कॉन्फिडेंस कहां से मिला, उसके लिए मैं सिंपल सी एक बात बताना चाहूंगा।
होता क्या है कि ट्विटर हुआ करता था पहले, ठीक है, ट्विटर को फिर बाद में परचेज कर लिया एलोन मस्क ने। तो सबसे पहले ट्विटर के अंदर इन्होंने छटनी स्टार्ट की और जो भी अनवांटेड एम्प्लॉइज थे उनको एक तरीके से निकाला गया, राइट। या फिर ये कहो कि वहां पर इन्होंने रैशनलाइजेशन किया कि भाई प्राइवेट सेक्टर की तरह रन कराना है तो सीधी बात है, जिन चीजों की जरूरत नहीं है उन पैसों को हमें खर्च नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में फिर इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का नाम भी फिर एक्स कर दिया, वहां पर आप जानते हो, खैर ट्विटर के नाम से अभी भी फेमस है, हल्का फुल्का ट्वीट कर दिया या एक्स पे पोस्ट डाल दी, आजकल ये बात चलती है। तो यहां पर ये एलोन मस्क का जो एक्सपेरिमेंट है ये डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा पसंद आया, और आपने नोटिस भी किया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे एलोन मस्क बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके सामने आ रहे थे। ऐसे में अब ये जो डॉज डिपार्टमेंट होगा इसको लीड तो करेंगे एलोन मस्क, प्लस साथ ही साथ भारतीय मूल के लीडर, रिपब्लिकन लीडर विवेक रामास्वामी, इनका भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के टाइम पे बड़ा नाम आया था और इन्होंने फिर बाद में डोनाल्ड ट्रंप को अल्टीमेटली सपोर्ट कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ राइट गाय। तो ऐसे में आप देखोगे कि इनको नेशनलिस्ट बताया, इनको अमेरिकन पैट्रियट बताया कि ये बंदा बहुत ज्यादा राष्ट्रभक्त है हमारे देश के लिए। तो दोनों को मिलकर के ये एक तरीके की बागडोर संभला दी है। अब इन दोनों को मिलकर के टोटल 5 टास्क दी है। उन पांचों टास्क की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला काम तो इनके द्वारा यह किया जाएगा कि गवर्नमेंट में जो भी अनवांटेड एक्सपेंसेस हैं उनको खत्म किया जाए, उनको रिड्यूस किया जाए। दूसरा इनको टास्क दिया गया है कि भाई आप जो है अपने डिपार्टमेंट के थ्रू ऐसे सर्वे करेंगे जैसे कि गवर्नमेंट के अंडर में ऑलरेडी कोई डिपार्टमेंट या कोई भी आप कह सकते हो बॉडी है, वो अगर अनवांटेड है, बिना फालतू में चलती चली जा रही है, तो उसको खत्म किया जाए क्योंकि फालतू में खर्चा करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तीसरा इनके द्वारा काम किया जाएगा कि जो भी पुराने आउटडेटेड लॉज हैं, राइट, या फिर आपके पास में रूल रेगुलेशंस हैं, उनकी प्रॉपर लिस्टिंग करो और उनको फिर बाद में गवर्नमेंट अपने आधार पर रिमूव करने के ऊपर सोचेगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, चौथा इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होने वाला है कि भाई सरकार के द्वारा जो डिफरेंट स्कीम्स चलाई जा रही है उन स्कीम्स का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो। और पांचवा इनके द्वारा काम किया जाएगा कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कैसे हम इफेक्टिव बना सकते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि जहां पर जरूरत पड़े वहां पर लेटरल एंट्री, जहां पर जरूरत पड़े वहां पर जो भी कहता ना कि सरकार के जवाई बन के जो लोग बैठ गए हैं उनको फायर किया जाए, इस तरीके के ये काम करने वाले हैं। बट ये सारी चीजें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या हमारे देश में ये चीजें पॉसिबल है? देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश में ऑपोजिशन के द्वारा बार बार एलिगेशन लगाए जाते हैं कि भाई ये जो सरकारें चलती हैं हमारे देश में वो अंबानी और अडानी रन कराते हैं। पर यहां पर आप क्या देख रहे हो यूएसए में कि एलोन मस्क जैसे इंडिविजुअल, जो कि आपको पता है कोई नहीं, किसी से नहीं छुपे हुए ये, है ना, तो इनको डायरेक्टली गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए इन्वाइट कर दिया है। तो ये अपने आप में वाकई में कितनी बड़ी एक चेंज, या फिर मैं ये कहूंगा कि यहां की यूएसए की जो डेमोक्रेसी है वो कितना ज्यादा इवॉल्व कर चुकी है। पर हमारे देश के अंदर अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर इस तरीके से आगे ला दिया जाए, अगर पॉलिटिक्स में किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का कनेक्ट भी आ गया ना, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा तरीके से उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। और ये आप बार बार सुन भी सकते हैं कि अंबानी अडानी चलाते हैं सरकारें, और ये फैक्ट भी है कहीं ना कहीं, भाई देश के अंदर बहुत बड़ा एम्पायर इनके द्वारा रन कराया जा रहा है ना। अब इसमें अपनी अपनी राय हो सकती है, बट पॉइंट इज क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी इस हद तक इवॉल्व हो गई है कि जहां पर हम हमारे देश के टॉप जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी इस तरीके से आगे आने का मौका दें। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब हमारे देश के अंदर है हमारी जो मेन स्टील फ्रेमवर्क है जिसको हम बोलते हैं हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उनकी अगर बात करें तो वहां पर आप जब भी लेटरल एंट्री की बात आती है तो किस तरीके से लोग जो हैं रोड पे उतर आते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट ने अपना खुद का डिसीजन रिसेंट टाइम पे एक तरीके से यू टर्न लेना पड़ा। तो यहां पर एक बात तो देखो एकदम मैं क्लियर बताना चाहता हूं, उस पर आप अपनी राय जरूर देना कमेंट बॉक्स में, कि हमारा देश है ना सोशलिज्म, है ना, और कैपिटलिज्म के बीच में बहुत बुरे तरीके से पिस रहा है, या फिर ये कहें कि इस दुविधा में उलझा हुआ है कि हम सोशलिज्म पे चले कैपिटलिज्म पे चले। 1991 से पहले तो हम बहुत हद तक सोशलिज्म पे थे, बट हमारे पास में खाने के लिए रोटियां नहीं बची थी, इस वजह से मजबूरन हमने 1991 की एलपीजी पॉलिसी इंप्लीमेंट की, हमने कोई खुशी खुशी थोड़े ना की थी। वहीं पर दूसरी तरफ हम नोटिस करें कि कैपिटलिज्म के आते ही हमें डर लगता है कि कहीं कोई कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ना बन जाए, कहीं वो हमें लूट ना ले। तो इस डिलेमा के चलते आज भी हमारे देश के अंदर प्रॉपर डिसीजन लेना है इन मामलों के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, रही बात उद्योगपतियों की,
सरकार के अंदर पार्टिसिपेशन की। तो अभी रिसेंटली आपको पता महाराष्ट्र में इलेक्शन का चल रहा है पूरा सिस्टम, तो अजीत पवार जो है, जिन्होंने फिर बाद में आपको पता है बीजेपी के साथ सरकार बनाई भी है ना, मिलकर के शरद पवार वाली जो एनसीपी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से निकल करके, तो इन्होंने ये बताया कि 2019 में जब मैं सरकार बनाने के लिए मीटिंग कर रहा था बीजेपी के साथ में, तो उस टाइम पर वहां पर गौतम अडानी भी प्रेजेंट थे। इस बात को लेकर के इतना ज्यादा बखेड़ा खड़ा हो गया है हमारे देश की राजनीति में जिसकी हद नहीं है। अब आप बताइए कि क्या हमारे देश में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको आगे आकर के पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या हमारे देश के अंदर अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टैंड कंटिन्यू कर रही है उसी को कंटिन्यू करना चाहिए, जिसके तहत वो कहती हैं कि भाई हम तो इंडस्ट्रियलिस्ट से बहुत दूर हैं, हमसे कोई लेन देन ही नहीं है, जबकि सही मायने में हमें पता है कि सारा मामला जो है वो पैसे का है। रुपया जिसके पास ज्यादा आएगा वो वहां पर अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देगा। और ये जो चीजें हैं, इन चीजों को लेकर के हम कहीं ना कहीं पढ़ते भी हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिटिशियन ये मिलकर के कितनी ज्यादा करप्ट प्रैक्टिसेस भी करते हैं। तो अब आप बताइए कि इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या हमारा देश इस हद तक मेच्योर हो चुका है? देखो, हम इस बात को तो एकदम क्लियर कर सकते हैं कि मेच्योरिटी उस लेवल की अभी तक नहीं आई है, बट आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब आप मुझे बताओ कि 1984 में जब रोनाल्ड रीगन ने अपनी तरफ से वो जो डिपार्टमेंट सर्वे स्टार्ट किया था, प्राइवेट सेक्टर सर्वे ऑन कोस्ट कंट्रोल, तो आप मुझे बताइए कि 1984 के टाइम पर यूके के पीएम कौन थी? मैं थी और बोल रहा हूं, ध्यान से बताना ना। और उनके लिए एक टैग भी यूज किया जाता है ना, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है जरूर मिलेंगे उसके साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए पीडब्ल्यू ज्ञान कोश के साथ।